यस बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और डायपोल के ऊपर हमने टॉर्क फाइंड आउट किया था एंड ड्यू टू टॉर्क there is storage of electrical potential energy in electrical dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में रोटेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी हमें उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो हमें मालूम है कि सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला इन लीनियर फ्रेम क्या होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स आपने लगाया है और बॉडी अपनी पोजीशन से कहीं और डिस्प्लेस हुई है तो इसका मीनिंग क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन। तो लीनियर फ्रेम में अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और बॉडी की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने वर्क किया है। उसी टाइप से रोटेशनल मोशन में अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाएंगे और अगर हम उसकी एंगुलर पोजीशन को चेंज करेंगे इट मींस हमने उसके ऊपर वर्क किया है। तो इसका मीनिंग जैसे लीनियर फ्रेम में फोर्स हमारा काम करता है उसी टाइप से रोटेशनल फ्रेम में टॉर्क हमारे लिए वर्क करेगा। इसका मीनिंग टॉर्क यहां पर वर्क बनाएगा और लीनियर फ्रेम में फोर्स यहां पर वर्क बनाएगा। इसका मीनिंग अगर हम किसी फुटबॉल को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन तो जो फोर्स हम उसके ऊपर लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से फुटबॉल में कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसका मीनिंग ड्यू टू मोशन ऑफ फुटबॉल देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन फुटबॉल। तो उसी टाइप से यहां पर अगर डायपोल आपका रोटेट होगा सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क देयर इज गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर टॉर्क की वजह से डायपोल रोटेट होगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मीनिंग अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो हाइट गेन करेगी और हाइट गेन के साथ साथ वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करेगी। इसका मीनिंग जो आपने फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाया है उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा उस बॉडी के अंदर, इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मीनिंग अगर आप किसी बॉडी को ग्राउंड से किसी हाइट पे लेके जाओगे तो जो काम आपने उस बॉडी के ऊपर किया है थ्रू अप्लाइड फोर्स तो वो काम वो वर्क आपका उस बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी टाइप से तो हमने यहां पर डायपोल को रोटेट किया विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क यहां पर कौन सी एनर्जी बनाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से दैट इट इज नॉन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट किया था। हमने क्या अप्लाई किया था, W इज इक्वल टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। नाउ लिमिट Q1 टू Q2, लिमिट Q1 टू Q2। Q1 आपकी इनिशियल लोकेशन है डायपोल की और Q2 फाइनल लोकेशन है डायपोल की। तो हम एक बार दोबारा से इसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा से इसको डिराइव करके देखेंगे, दोबारा से इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। चेक करो दोबारा से। नाउ वी हैव वर्क डन इक्वल टू PE, वी हैव वर्क डन इक्वल टू PE इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा लिमिट Q1 टू Q2। तो हमें यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला पुट करना है किसके अंदर, वर्क डन के अंदर। नाउ टेल मी फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, दैट इज F डॉट S, इट इज इन लीनियर
मोशन, बट यहां पर डायपोल आपका रोटेट कर रहा, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, सो इट इज नॉट अप्लीकेबल। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। नाउ इट इज करेक्ट फार्मूला, क्योंकि फ्रेम आपका रोटेशन वाला है, तो यहां पर वर्क डन के अंदर रोटेशनल क्वांटिटीज ही आएंगी। नाउ टेल मी फार्मूला ऑफ टॉर्क, दैट इज PE sin theta. Now formula of torque PE sin theta. Now into theta, that is angular displacement. Now it is cos 0. Now it is cos 0. तो अगर हम वर्क डन के फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, PE sin थीटा। नाउ थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, एंड cos 0 आएगा, डॉट को हटाएंगे, और टॉर्क में और थीटा में हमें कितना एंगल मिलेगा, दैट इज 0 डिग्री। तो ये मैंने आपको प्राइमरी लेवल पे वर्क डन का फार्मूला बताया है। इन लीनियर मोशन इट इज F डॉट S, in rotational motion it is torque dot theta, torque का मीनिंग PE sin theta, theta का मीनिंग angular displacement, and cos 0 का मीनिंग angle between torque and angular displacement, and it is 0 degree. Now we will find total work done in rotation of electrical dipole from theta 1 to theta 2। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो डाइपोल के अंदर स्टोर होगी। कब स्टोर होगी, जब हम डाइपोल को रोटेट करेंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ अब हम एज्यूम करेंगे कि हमने डाइपोल को स्मॉल एंगल का रोटेशन दिया है, इट इज स्मॉल एंगल रोटेशन और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करोगे, अगर आप डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करोगे, तो डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आएगी, स्मॉलर आएगी। तो अगर हम डाइपोल का रोटेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ लेंगे, अगर हम डाइपोल का स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो डाइपोल के अंदर वर्क डन की वैल्यू भी कैसी आएगी, स्मॉलर आएगी। इसका मीनिंग देयर इज स्मॉल वर्क डन, देयर इज स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्मॉल वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, dW, एंड इट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू d थीटा, टॉर्क इंटू d थीटा। अब चेक करते हैं कि टॉर्क में और स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, टॉर्क में और स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल होगा। नाउ dW इज इक्वल टू टॉर्क इंटू d थीटा इंटू cos 0 डिग्री, इंटू cos 0 डिग्री। चेक करो, अब फिगर में चेक करो डाइपोल आपका कैसे रोटेट कर रहा है, डाइपोल की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो अगर डाइपोल की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, वर्टिकली इनवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड। तो अगर टॉर्क आपका वर्टिकली इनवर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर टॉर्क आपका माइनस के कैप के अलोंग, माइनस के कैप के अलोंग डायरेक्शन कैरी करेगा। तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप। अब चेक करो यहां पर d थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, टेल मी फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगल अपॉन टाइम, दैट इज एंगल अपॉन टाइम। अब इसी टाइप से चेक करना कि अगर डाइपोल आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होता है। तो अगर ये वेलोसिटी आपका एक्सियल वेक्टर है, अगर एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसके ऊपर लाई करेगी, ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब चेक करो यहां पर डाइपोल क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, वर्टिकली इनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और किसके ऊपर लाई करेगी, ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डाइपोल का
एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है बेटा, सेंटर में है, और इसी एक्सिस के ऊपर टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, और इसी एक्सिस के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, और इसी एक्सिस के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन आएगी। अब चेक करो, अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी वर्टिकली इनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपका वर्टिकली इनवर्ड है और वेलोसिटी भी आपकी वर्टिकली इनवर्ड है, तो इसका मीनिंग है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओमेगा की और थीटा की डायरेक्शन सेम है। ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने क्या लिखा, टॉर्क भी वर्टिकली इनवर्ड है और डी थीटा वर्टिकली इनवर्ड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री। तो अब वर्क डन का फार्मूला क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। तो हमने कंप्लीट वर्क डन यहां फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू 0 टू डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई, बेटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा अंदर आएगा, डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ साइन थीटा का बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज माइनस कॉस थीटा, सो इट इज माइनस पीई, और अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा। लिमिट बोलो Q1 से Q2, Q1 से Q2। नाउ अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब हम थीटा की जगह लिमिट पुट करेंगे, तो वर्क डन में क्या आंसर आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का बोलो क्या आंसर आएगा, U का मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी, W का मीनिंग वर्क डन, इट इज इक्वल टू माइनस पीई इन ब्रैकेट cos Q2 माइनस cos Q1। नाउ अगर माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, cos Q1 माइनस cos Q2। नाउ इट इज एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2। तो जैसे आप 11th क्लास में वर्क डन बाय फोर्स बोलते थे, उसी टाइप से आप यहां पर बोलोगे वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू पीई इनटू cos theta 1 minus cos theta 2 bracket close. So this is expression of electric potential energy from theta 1 to theta 2. So this is expression of electric potential energy from theta 1 to theta 2. So this is all about energy stored in electric dipole when it is placed in uniform electric field. तो अब हम मल्टीपल इसके केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर डाइपोल आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के रोटेशन पे आएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, और अगर वो 0 टू 180 आएगा तो एनर्जी स्टोर आपकी कितनी होगी। अभी चेक करते हैं कि अगर इनिशियल एंगल आपका अगर थीटा 1 अगर आपका 0 डिग्री है, इसका मीनिंग क्या, डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो उस केस में थीटा 1 0 हो जाएगा, और अगर थीटा 2 आपका 90 है तो उस केस में वर्क डन का आंसर चेक करते हैं क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू पीई cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, आंसर आएगा पीई। और अगर आपने रोटेशन दी है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो उस केस में क्या आंसर आएगा, पीई cos 0 minus cos 180, it means PE in bracket 1 minus 1, cos 180 minus 1 होगा, it becomes 2PE। इसका मीनिंग 0 टू 180 वाले केस में डाइपोल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी, डाइपोल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मैक्सिमम वर्क डन बाय टॉर्क फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस एंगल से किस एंगल तक डाइपोल के अंदर किस वैल्यू की एनर्जी स्टोर होगी। तो ये आपको आंसर यहां से मिलेगा कि अलग अलग एंगल्स के बीच में हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम and unstable equilibrium in dipole. Stable equilibrium
and unstable equilibrium in dipole. Now, meaning of stable equilibrium. Meaning of stable equilibrium. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है बेटा? अगर कोई पेंडुलम हमारे पास है, अगर हम पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और फिर वहां से वापस आता है, फिर दोबारा से अपनी मीन पोजीशन को अचीव करता है, फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है और फिर दोबारा से अपनी मीन पोजीशन को अचीव करता है. सो दैट काइंड ऑफ मोशन is known as simple harmonic motion. और simple harmonic motion के अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा एग्जिस्ट करता है? दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस होने के बाद अपनी मीन पोजीशन को, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बार बार टच करेगा, बार बार उसको ओवरशूट करेगा, देन इट इज नॉन एज stable equilibrium in object. Then it is known as stable equilibrium in object. तो इसी टाइप से अगर आप किसी बाउल के अंदर किसी बॉल को ऐसे रिलीज करोगे तो बॉल अगर इस टाइप से मूव करेगी अप एंड डाउन, देन the ball will have stable equilibrium. The ball will have stable equilibrium. तो इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे बार बार आएगा, बार बार उसको ओवरशूट करेगा, देन इट इज नॉन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ इट इज नॉन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स on object must be zero. Net force on object must be zero. Then net torque on object must be zero. And net energy, net work done or net energy in object should be minimum. तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी और ऑब्जेक्ट के अंदर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी तो उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. और उसके पास अगर एनर्जी मिनिमम होगी देन दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका टू एंड फ्रो मोशन में होगा तो अगर उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, उसके ऊपर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, तो अगर उसके ऊपर नेट एनर्जी मिनिमम आएगी तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो यहां पर 11th क्लास में दो टाइप के फोर्स काम करते थे, दैट इज अप्लाइड फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स. और दोनों फोर्स कैसे होते थे? इक्वल एंड अपोजिट. इसका मीनिंग दोनों का सम क्या होगा? जीरो. इट मींस नेट फोर्स क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो आएगा. तो उस केस में हम ये कहते थे कि ये जो पेंडुलम है इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर हमें नेट फोर्स की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए, नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो और नेट एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम होगी. सो दीज आर बेसिक कंडीशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. चेक करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको डाइपोल के अंदर किन पर्टिकुलर एंगल्स पे मिलेगा, अब चेक करते हैं डाइपोल के अंदर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम किन पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा. नाउ नेट फोर्स ऑन डाइपोल व्हेन it is placed in uniform electric field, that is QE minus QE and it is zero. तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है. अगला केस टॉर्क का फार्मूला बेटा PE sin थीटा n कैप. अगर P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो उस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसका मीनिंग 0 डिग्री एंगल पे 180 डिग्री एंगल पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा. तो अभी हम सिर्फ कौन सा एंगल लेंगे? 0 डिग्री. 180 को हम अगले केस में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हेन एंगल इज 0 डिग्री टॉर्क इज जीरो. नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, अभी क्या एक्सप्रेशन आया था? माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा. क्या आंसर आया था हमारा? W इज इक्वल टू
पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो अभी हम लिमिट्स को इग्नोर करेंगे, हम किसी एक पॉइंट पे एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिमिट्स नहीं लगाएंगे। हम किसी एक सिचुएशन के लिए एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, हम किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर लिमिट हम नहीं लेंगे, तो क्या आंसर आएगा, W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। नाउ इट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब इसमें आप एंगल पुट करो कि 0 डिग्री एंगल पे डाइपोल के अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। चेक करते हैं, 0 डिग्री एंगल पे डाइपोल के अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, इट इज माइनस पीई। नाउ इट इज मिनिमम, नाउ इट इज मिनिमम, नाउ इट इज मिनिमम। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन को टच करेगा, बार बार अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, देन इट इज हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी तो उसके अंदर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को सर्च कर सकते हैं। अगर हमें टॉर्क की वैल्यू 0 मिलेगी, टॉर्क की वैल्यू हमें 0 किस एंगल में मिलेगी, व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, देन टॉर्क इक्वल टू 0। अब इसी पर्टिकुलर एंगल पे हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कैसी आ रही है, माइनस पीई। नाउ द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट हैज मिनिमम एनर्जी, इट हैज मिनिमम एनर्जी, 0 टॉर्क एंड 0 net force. Now dipole is in stable equilibrium. Dipole is in stable equilibrium. अगला केस क्या है, unstable equilibrium. अगला केस क्या है, unstable equilibrium. Unstable equilibrium. तो अगर हम किसी हिल पे से या किसी माउंटेन से या किसी हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को रिलीज करेंगे, अगर हम किसी हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट से, हम अगर किसी क्लिफ के टॉप मोस्ट पॉइंट से, अगर हम किसी माउंटेन के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को ऐसे रिलीज करेंगे, तो बॉल आपकी रोल करती हुई नीचे आएगी और फिर ये प्लेन एरिया में इस टाइप से आगे रोल होना स्टार्ट कर देगी। इसका मीनिंग ये अपनी इनिशियल पोजीशन को कभी भी टच नहीं करेगी। इसका मीनिंग ये अपनी इनिशियल पोजीशन को दोबारा से रिगेन, दोबारा से उसको ओवरशूट नहीं करेगी। इट मींस इट विल नॉट कम बैक, इट विल नॉट कम बैक। सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब किसी बॉडी को हम किसी पॉइंट से रिलीज करेंगे, तो अगर वो बॉडी उस पॉइंट से अवे चलती जाएगी, उस पॉइंट से अवे जाती जाएगी, तो उस केस में उसके अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि दैट बॉडी विल नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल position, so it is not in stable equilibrium, it is not in stable equilibrium। तो इस केस में हमने ये डिस्कस किया कि हमने ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया, जब इसको रिलीज किया तो रिलीज करने के बाद इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा, नेट फोर्स कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये ऑब्जेक्ट आपका कहां मूव कर रहा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मींस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग इनिशियल पोजीशन। तो ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगी, ये दोबारा से उसको ओवरशूट नहीं करेगी। इसका मीनिंग इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इसी टाइप से अब चेक करते हैं कि डाइपोल के अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी। तो 0 डिग्री एंगल हमने यहां पर फिक्स कर दिया। तो अब अगला एंगल हमारे पास कौन सा है, दैट इज 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब चेक करते हैं नेट फोर्स की वैल्यू इन दोनों केसेस में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमने डाइपोल किसमें रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों फोर्सेस का सम क्या आएगा, 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। तो अब यहां टॉर्क की वैल्यू चेक करते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, पीई साइन 90। तो यहां टॉर्क आपका मैक्सिमम आ रहा है, इसका मीनिंग इस केस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रोटेशन होगा। और यहां पर टॉर्क की वैल्यू कैसी आ रही है, पीई साइन 180। तो यहां पर टॉर्क का आंसर 0 आ रहा है, यहां पर टॉर्क का आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग यहां नेट टॉर्क आपका नॉन जीरो है और यहां नेट टॉर्क आपका 0। अब चेक करते हैं वर्क डन में क्या होगा। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90
और यहां वर्क डन की वैल्यू बेटा माइनस पीई cos 180 और cos 90 जीरो हो जाएगा, और यहां पर वर्क डन की वैल्यू cos 180 -1 इंटू -1 इट इज प्लस पीई। तो बेटा चेक करो कि अगर हम 0 से 90 पे जाएंगे, तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से किस में आ जाओगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। चेक करो आप, जब आप 0 से 90 में जाओगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टॉर्क डाइपोल के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मीनिंग उसके अंदर रोटेशनल एबिलिटी आ जाएगी। नंबर 2, जो एनर्जी आपकी यहाँ मिनिमम थी माइनस पी, यहां पर वो जीरो हो जाएगी, जीरो इज मोर देन माइनस पी, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इज मोर देन माइनस पीई। तो इसका मीनिंग जीरो से अगर हम 90 डिग्री पे जाएंगे, अगर हम 0 डिग्री से डाइपोल को कहां लेके जाएंगे, 90 डिग्री पे, तो उस केस में डाइपोल एनर्जी गेन कर रहा है, और अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो उसके अंदर कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, उसके अंदर कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, वो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। इसका मीनिंग वो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। नाउ इट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप अगर 0 से 180 पे आ रहे हो तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस पी। इसका मीनिंग आपने पहले माइनस पी से किस पे आए, 0 पे आए, फिर 0 के बाद किस पे आए, प्लस पीई पे। इसका मीनिंग आपने 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मैक्सिमम एनर्जी गेन की है। सो ड्यू टू मैक्सिमम एनर्जी गेन, ड्यू टू मैक्सिमम energy gain, there is unstable equilibrium, तो इसका मीनिंग, तो हमें ये मालूम चल गया कि अगर डाइपोल के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मीनिंग उसके अंदर नेट लीनियर मोशन कैसा होगा, 0, उसके अंदर नेट रोटेशनल मोशन भी कैसा होगा, 0, और उसके अंदर एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। देन इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ दैट इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स आपका इसमें 0 मिलेगा आपको दोनों केसेस में। हाँ, टॉर्क आपको यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ टॉर्क आपको 0 मिलेगा, लेकिन एनर्जी दोनों जगह कैसी होगी, मिनिमम नहीं होगी। यहाँ एनर्जी 0 और यहाँ एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज प्लस पीई। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप 0 डिग्री से डाइपोल को डिस्प्लेस करोगे तो इसका मीनिंग आप कहां जा रहे हो, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री पे आओगे तो 90 डिग्री पे आपका डाइपोल कैसा होगा, दैट इज अनस्टेबल। ऐसे ही 180 डिग्री पे कैसा होगा, दैट इज अनस्टेबल। सो 180 डिग्री पे इसके पास क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम और टॉर्क 0, नेट फोर्स 0। नाउ एट 90 नेट फोर्स 0, टॉर्क मैक्सिमम एंड वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको ये माइंड में रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू ओवरशूट इट्स इनिशियल पोजीशन इन मल्टीपल टाइम्स, देन इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब किसी मोशन के अंदर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन को, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बार बार ओवरशूट करेगी, बार बार उसको ट्रेस करेगी, बार बार उसको टच करेगी, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हमें इसी टाइप से ये चेक करना है कि जो डाइपोल है आपका इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो यहां अनस्टेबल और यहां स्टेबल, तो इन दोनों केस में अनस्टेबल और इस केस में स्टेबल होगा। So this is all about equilibrium in electric dipole when it is placed in uniform electric field. When it is placed in uniform electric field. तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। Time period of electric dipole when it has rotation in uniform electric field. When it has rotation in uniform electric field. When it has rotation in uniform electric field.
तो अब चेक करते हैं टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर